हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैक नेक्स्ट में। मैं हूं आपका दोस्त मुदित सिंह और आज की डेट 20 जून 2020 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करने के क्वेश्चंस के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। तो सुबह के बज चुके हैं 4। मैं आप लोगों का आपके इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको डेली वनडे एग्जाम्स के जो डेली करंट के क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, वो आपको यहाँ से प्रोवाइड कराए जाते हैं डेली। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से न सिर्फ आपको करंट के मटेरियल्स मिलेंगे बट आपको यहाँ पूरा जीएस कवर कराया जाएगा, जो भी आने वाले एग्जाम्स होंगे। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस चैनल के माध्यम से आपको आपको आपके सिलेबस के हिसाब से चीज़ें कवर की जाएंगी। कोई ऐसा फालतू चीज़ें आपको नहीं पढ़ने को मिलेंगी, आपको ज़्यादा कूड़ा कचड़ा पढ़ने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आपको यहाँ से पूरा सिर्फ यहाँ दोस्तों यहाँ सिलेबस ओरिएंटेड मटेरियल्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दोस्तों ने नहीं किया है तो दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज़ हमारे इस चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पे डेली विजिट करिए। दोस्तों, हमारे वीडियोस को देखिए, आप लोगों को ज़रूर यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आप परीक्षा की तैयारी डेट अनाउंस होने के बाद शुरू करेंगे दोस्तों, तो माफ़ करिएगा, बहुत लेट हो जाएगा। तब तक आप परीक्षा की तैयारी अपने दोस्तों अभी से शुरू करिए। अगर आपको 1 साल में अगर नौकरी निकालनी है, हम बताएंगे दोस्तों कैसे निकालते हैं। जीएस का सेक्शन हम कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल पे विजिट करिए। तो चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा समय आप लोग का ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में जिस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, उनका नाम है ग्रीन हिक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग्रीन हिक। दोस्तों, ग्रीन हिक के बारे में आपको बताते चले। दोस्तों, ग्रीन हिक जो है जिम्बाब्वे बॉर्न, इनका जन्म जिम्बाब्वे में हुआ था, जिम्बाब्वे में। और ये इंग्लिश क्रिकेटर थे, लेकिन इन्होंने खेलना शुरू किया यॉर्कशायर, जो कि इनका काउंटी क्रिकेट है यॉर्कशायर, वहाँ से इन्होंने खेलना शुरू किया। और ये इंग्लैंड की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेला इन्होंने। और अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में इन्होंने इंग्लैंड की तरफ से दोस्तों 65 टेस्ट मैचेस और 120 ओडीआई मैचेस खेले। और इनमें इनका ठीक ठाक अनुभव रहा इनका। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने इनको इनके पद से विमुक्त कर दिया। दोस्तों, विमुक्ति का कारण जो है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि इनके परफॉर्मेंस इनकी कोचिंग में प्लेयर्स की परफॉर्मेंस डिप हुई है, जिसकी वजह से इनको इनके पद से हटा दिया गया था। जैसे ये क्वेश्चन दोस्तों आपको दो तरह से पूछा जा सकता है कि हाल ही में ग्रीन हिक को उनके पद से बैटिंग कोच से हटा दिया गया, वे किस टीम के साथ जुड़े थे? तो उसका होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ ही जुड़े थे दोस्तों, और इनको उनके पद से हटा दिया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, जो कि वहाँ का क्रिकेट अथॉरिटी है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, उसने उसको ग्रीन हिक को इनके पद से हटा दिया है। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 2। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस देश में 9,500 अमरीकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है, तो दोस्तों वो कौन सा देश है? वो देश है जर्मनी। अभी हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी से अपने 9,500 ट्रूप्स को वापस बुलाने का फैसला लिया था। इसके पहले दोस्तों वहाँ लगभग 35,000 उसके अमेरिका के ट्रूप्स थे, जिसको अमेरिकी प्रेसिडेंट ने जिसमें से 9,500 सैनिकों को वापस बुला लिया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि ये नेटो के जो अलायंस होते हैं, नेटो NATO, नॉर्दर्न एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है दोस्तों, आप नोट डाउन कर सकते हैं, नॉर्दर्न एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है दोस्तों कि कई देशों का एक समूह होता है, जिनके सैनिकों से विश्व भर में जो ऑपरेशंस होते हैं वो किए जाते हैं। और जिसके अभी तक अमेरिका और जर्मनी के बीच दोस्तों काफ़ी तनाव का मुद्दा था। अमेरिका का कहना था कि वो यहाँ 52,000 सैनिक रख सकता है मोस्टली, जिसका जर्मनी विरोध कर रहा है दोस्तों। तो उसी के मद्देनज़र अभी यहाँ से जो है 9,500 सैनिकों को यूएस प्रेसिडेंट ने वापस बुलाया है। तो अगर पूछा जाए दोस्तों कि हाल ही में किस देश से, जैसे अब पूछा जाए दोस्तों अमेरिका ने किस देश से अपने 9,500 सैनिक वापस बुलाए, तो जर्मनी से बुलाए। अगर यही क्वेश्चन आपको दूसरे तरह से पूछा जाए दोस्तों, ये कैसे पूछ सकता है? अब किस देश ने जर्मनी से अपने 9,500 सैनिकों की वापसी की पुष्टि की है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उस केस में होगा ये अमेरिका। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो ये आपको क्वेश्चन को कैच करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाहता है, किस तरह से पूछना चाहता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये हमारा चैनल पसंद आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3। जिस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दी, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नेपाल।
दोस्तों जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जैसे जब जब से भारत और चीन के बीच तनातनी का माहौल शुरू हुआ है, तनाव शुरू हुआ है, तो नेपाल ने भी चीन की हिमायत करते हुए एक नक्शा जारी किया है जिसमें कुछ भारतीय क्षेत्रों को अपने हिस्से में दिखाया है। तो उसमें वो हिस्से कौन कौन से दोस्तों, ये पिथौरागढ़ हो गया, काला पानी हो गया, ताता पानी हो गया। तो ये काला पानी जो परियोजना है, काला पानी की दोस्तों ये बांध परियोजना है जो भारतीय क्षेत्र में और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ती थी। तो नेपाल ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र पे अपना दावा ठोका है दोस्तों। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले पे भी उसने अपना दावा ठोका है। नेपाली संसद ने भी हाल ही में के.पी. शर्मा ओली जी जो वहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो है अपनी संसद में एक प्रस्ताव पारित किया था, एक विधेयक पारित किया था जिसपे कुछ भारतीय क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाने की मांग को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें उत्तराखंड के जिले पिथौरागढ़ भी शामिल है दोस्तों। इसमें कई और जिले हैं जिसका हम आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को जीएस सेक्शन में वो आपको कवर कराएंगे। तो चलते हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिक खनन के लिए जितने कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। तो दोस्तों ये पीएम मोदी जी ने 41 जो हमारे कोल फील्ड्स हैं, 41 कोयला क्षेत्रों पे वाणिज्यिक नीलामी के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया के माध्यम से, जैसे कभी लॉकडाउन कोविड-19 का जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। तो उसकी रिकवरी करने के लिए कुछ नए स्टेप्स, मेजर स्टेप्स अब लेने प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिए हैं, हमारी सरकार ने शुरू कर दिए हैं। तो इसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे 41 वाणिज्यिक खननों को, कोयला खदानों को वाणिज्यिक खनन की प्रक्रिया शुरू कर दिया। अगर दोस्तों का नंबर पूछा जाए कितने, तो 41। इसके माध्यम से दोस्तों सरकार को लगभग 33,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने की संभावना है। जो इसका ऑप्शन होगा, जो इसके टेंडर जारी होंगे, उससे सरकार को 33,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद की जा रही है। तो इससे सरकार को अपने कुछ काम आपको आगे बढ़ाने के लिए तो देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की एक छोटी सी मुहिम है। और ये जो 41 ये कोल फील्ड्स हैं 41 दोस्तों, ये कई राज्यों में फैले हुए हैं। जैसे मध्य प्रदेश में, एमपी में कुछ है, कुछ छत्तीसगढ़ में है, कुछ झारखंड में है दोस्तों, कुछ उड़ीसा में है, तो कुछ महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से दोस्तों लगभग 5 से 6 राज्यों में फैले इन 41 कोल फील्ड्स को जो वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था जितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 4%। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो इसके आसार अब दिखने शुरू हुए हैं दोस्तों। जैसे जैसे समय बीतेगा, कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन था 3-4 महीनों का दोस्तों, इसने देश को बहुत हानि पहुंचाई है। और एशियन डेवलपमेंट ने अभी हाल ही में चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था को 4% स्क्वीज होने का, 4% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। अब चलते हैं दोस्तों, आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको बताते चलते हैं। ये एक रीजनल कोऑपरेटिव बैंक है दोस्तों, ये अपने एशिया में ही कोऑपरेट करता है। और इसकी स्थापना जो है वो 19 दिसंबर, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। और ये इसका मुख्य जो कार्य क्षेत्र है दोस्तों वो एशिया पैसिफिक है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ये ऑपरेट करता है। 1966 इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों ये फिलीपींस में है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों फिलीपींस में है। तो आप लोग प्लीज़ इसको याद रखिएगा दोस्तों। आपको इस चैनल पे आकर ये चैनल पे हमारी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो कि बिल्कुल है दोस्तों, हम इसकी गारंटी लेते हैं। तो डेली की डेली आप जो हमारे चैनल पे विजिट करिए, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, प्लीज़ करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपके पास कोई हमारे लिए कोई सुझाव हो जो हम आपके लिए ले आ सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हम आपके कमेंट्स पर जरूर रिएक्ट करेंगे दोस्तों, आपको उसके हिसाब से सुधार करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये आपका चैनल है दोस्तों, अगर आपको लगता है इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है तो ज़रूर बताइएगा हमें। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताया दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर्स फिलीपींस में, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। अगर इसके मेंबर्स की बात की जाए दोस्तों, इसमें कुल 68 मेंबर्स हैं, कुल 68 देश इसके मेंबर हैं। ये दोस्तों करता क्या है कि एशिया के जितने भी देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, उनके यहाँ सोशल वेलफेयर का काम करने के लिए ये बैंक काम करता है। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने 2022 में
2022 में महिला एशिया कप 2022 में महिला एशिया कप मेज़बानी का अधिकार किसे दिया है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा भारत। दोस्तों ये क्वेश्चन तो हमारे पहले वीडियो में मिल चुका है, लेकिन आज फिर इसके बारे में खबर थी तो हमें लगा इसको आपको बताना चाहिए। तो एशियाई फुटबॉल फेडरेशन है, उसने 2022 की जो एशिया कप की मेज़बानी है वो भारत को दिया है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो टोटल टीम्स होंगी वो 12 टीम्स होंगी। ठीक है दोस्तों, जो एशिया फुटबॉल परिसंघ की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी आपसे ये भी पूछा सकता था, क्योंकि एशियन फुटबॉल फेडरेशन है और अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो अभी आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं दोस्तों। जैसे पूछोगे एशियन फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा 1975 में हुई थी दोस्तों। अब जो दोस्तों इसके जो करंट चैंपियन है, अभी जिसकी मेज़बानी दोस्तों भारत को मिली है। और दोस्तों एक बात ध्यान देनी होगी कि पहला अवसर है, ये फर्स्ट चांस है, ये पहला अवसर है भारत को जो एशियन फुटबॉल की मेज़बानी का अवसर मिला है। तो इसमें कुल दोस्तों इसमें 12 टीमों हिस्सा लेंगी और 2 वेन्यू डिसाइड किए गए हैं, 2 वेन्यू डिसाइड किए जाएंगे, जो कि आने वाले समय में अभी इसके बारे में डिसीजन लिया जाना है। तो दोस्तों अभी जो इसके एशियन फुटबॉल महिला एशिया कप की बात करें, इसका करंट चैंपियन दोस्तों जापान है, जो कि गत वर्ष इसका चैंपियन था। तो दोस्तों आने वाले समय में भारत इसकी मेज़बानी करनी है, तो दोस्तों पहला अवसर होगा, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये कि एशियन फेडरेशन ने पहली बार भारत को अंडर 2022 का महिला एशिया कप की मेज़बानी को सौंपा है। तो चलते दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जियो प्लेटफॉर्म्स में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF ने 2.32% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए जितने करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो दोस्तों जियो ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड में जो इसमें है 2.32% की खरीदने के लिए 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। दोस्तों अभी जियो ने हाल ही में जियो के MD मुकेश अंबानी ने ये घोषणा की कि वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF में 2.32% की हिस्सेदारी खरीदेंगे। और इसी को खरीदने के लिए उनको कितने पैसे का निवेश करना पड़ेगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 11,367 करोड़ रुपये। दोस्तों ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इससे अभी जियो के पब्लिक इन्वेस्टमेंट, जैसा हमने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले दोस्तों की कोविड-19 के चलते जो हमारी अर्थव्यवस्था को स्क्वीज हुआ है, जो हमारी अर्थव्यवस्था पे बुरा असर पड़ा है, तो उसको उभारने में दोस्तों कुछ स्टेप्स ये कारगर साबित हो सकते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ से पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड में 2.32% की जो हिस्सेदारी खरीदने के लिए रिलायंस जियो ने प्लेटफॉर्म में जो डिसीजन लिया है, उसमें उसको 11,367 करोड़ रुपए का दोस्तों निवेश करना है। तो चलते हैं दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नीट की परीक्षा को पास करने वाली सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। अभी दोस्तों तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जो सरकारी संस्थान, जो सरकारी स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं जिन्होंने नीट पास करने वाले जो पास करेंगे, उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। दोस्तों अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा करने वाला तमिलनाडु देश का पहला राज्य है। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और राज्य इस तरह के फैसले लें। दोस्तों इसका करने का मकसद ये है कि सरकारी संस्थानों को एक बार फिर से बच्चों के लिए आकर्षित किया जाए। नहीं तो आप देख रहे हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जितने भी खुल रहे हैं, आप वो बच्चों को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जो कि ज़्यादा महंगा है और पॉपुलर भी है। तो इसको टैकल करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने सरकारी संस्थानों में नीट पास करने वाले बच्चों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है, और ये ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। तो चलते हैं दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व एथनिक दिवस जिस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व एथनिक दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 19 जून को। ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि दुनिया में बहुत सारी एथनिसिटी हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड कल्चर के लोग रहते हैं। तो सेम उस वैसे ही भारत में कुछ हाल है। भारत को मल्टी एथनिक कल्चरल कंट्री कहा जाता है, मल्टी कल्चरल एथनिक कंट्री कहा जाता है। दोस्तों इसका मतलब ये कि भारत में बहुत सारे एथनिक बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, जैसे रिलीजियस बेसिस पे, एथनिक बेसिस पे, माइनॉरिटी बेसिस पे, लैंग्विस्टिक बेसिस पे बहुत सारे लोग हैं इस तरह। जैसे दोस्तों आपको कश्मीर से आप शुरू करें और केरला तक चले जाए तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक तरह से एथनिसिटी का ही हमारे पार्ट है। अभी ये कल यानी 19 जून को मनाया गया। तो ये प्रतिवर्ष 19 जून को मनाया जाता है, और इसके मनाने जाने का कारण क्या है कि हमारी जो विविधता है
उसको सेलिब्रेट करने के लिए, से टू सेलिब्रेट आवर डाइवर्सिटी। तो दोस्तों इसको मनाया जाता है कि टू फॉर सेलिब्रेशन ऑफ डाइवर्सिटी, हम अपनी विविधता को जाहिर करने का, अपनी विविधता को एंजॉय करने का, अपनी विविधता को मनाने का, जो हमारी विविधता है, हमारी अनेकता में एकता जो है, इसी को मनाने के लिए वर्ल्ड एथनिक डे मनाया जाता है और प्रतिवर्ष मनाया जाता है 19 जून को। तो चलते हैं दोस्तों, हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार जिस देश की जीडीपी ग्रोथ को नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत। अभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने जो है 8 साल में पहली बार किसी देश को नेगेटिव ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों भारत के मामले में वो बात कर रहे हैं। अभी 4 महीने के लॉकडाउन के बाद देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और इसके आसार अब दिखने शुरू होंगे। तो सरकार कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स भी ले रही है, लेकिन अभी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने जो है ये अनुमान लगाया कि भारत का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव रहेगा। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रज पर्व कहाँ मनाया गया? हाल ही में रज पर्व था राजा, इसको जीसी को दोस्तों रज पर्व को राजा पर्व भी कहा जाता है। कहाँ मनाया गया? ये दोस्तों मनाया गया उड़ीसा में। दोस्तों ये बहुत उड़ीसा का सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट जो है पर्व है। ये वहाँ के जो आदिवासी समुदाय हैं वो मनाते हैं। रज पर्व में किया जाता है दोस्तों, ये इसमें हो देवी की पूजा की जाती है, हो देवी। अब दोस्तों हो देवी के बारे में बताते चलें कि ये पृथ्वी की देवी बोली जाती है, इनको पृथ्वी की देवी, पृथ्वी की पूजा इस पर्व में दोस्तों पृथ्वी की पूजा की जाती है। तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये उड़ीसा में मनाया, उड़ीसा का बहुत इंपॉर्टेंट पर्व है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत हर साल मनाया, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट, इसमें कुछ खासियत है, ये 3 दिन मनाया जाने वाला त्यौहार होता है। इसमें 3 दिन तक पृथ्वी मतलब धरती पे कोई कृषि कार्य नहीं करते हैं, जैसे कटाई, बुनाई, खुदाई, कोई काम नहीं होता। इसमें पृथ्वी की पूजा होती है। तो फिर रज पर्व कहाँ मनाया गया? उड़ीसा में मनाया गया। ठीक है दोस्तों, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। चलते हैं दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में ए वैद्यनाथ का निधन हुआ, वे किस संगठन के पूर्व सदस्य थे? दोस्तों ए वैद्यनाथ जी जो हैं योजना आयोग के सदस्य थे। योजना आयोग जो कि हम लोग जानते हैं, जिसका अब नाम बदल के 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है। इसका नाम बदल के NITI नीति आयोग, ठीक है दोस्तों, इसी का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। और ए वैद्यनाथन जी जो थे, योजना जो पहले इसका नाम हुआ करता था योजना आयोग, इसके पूर्व संगठन के पूर्व सदस्य थे। अभी हाल ही में इनका देहांत हुआ है दोस्तों। तो चलते हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन को लेकर जारी तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने 33 फाइटर जेट की खरीद को तत्काल मंजूरी प्रदान की। ये ऑर्डर किस देश को दिया गया है? तो दोस्तों ये ऑर्डर दिया गया है रूस को। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि चीन के साथ हमारी 3,500 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है, इस बुक पर हमेशा विवाद चलते रहते हैं। लेकिन अभी पिछले 5 मई से दोस्तों हमारे यहाँ ये सीमा विवाद काफ़ी गहरा गया है और युद्ध के आसार बन रहे हैं। तो जिसको देखते हुए भारत सरकार ने जो है अपने 2 स्क्वाड्रन, एयरफोर्स में 2 स्क्वाड्रन ऐड करने का फैसला किया है और 33 फाइटर जेट। दोस्तों इसमें 12 जो विमान होंगे वो Su-30 होंगे, Su-30 MKI होंगे, और 21 विमान जो होंगे वो MiG-29 के होंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 12 Su-30 होंगे इसमें, और 21 MiG-29 होंगे, MiG-29 होंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योंकि ये अभी चीन को लेकर जारी तनाव में भारत सरकार ने कल ही ये टेंडर जारी किए हैं ऑर्डर, और रशिया को दिया गया है ये टेंडर। कि चूँकि इसका देने का रीज़न दोस्तों ये है कि भारत जो है वो रूस के निर्मित पहले से ही Su-30 MiG-29 MiG-20 बहुत सारे जेट्स को ऑपरेट करती है। तो उसमें किसी को किस तरह की दिक्कत नहीं होने, वो इस तरह से वे इस जेट से पूरी तरह परिचित होते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये ऑर्डर दिया गया है रशिया को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये हालिया तनाव को देखते हुए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन डेजर्ट चीज़ शुरू किया? तो दोस्तों ऑपरेशन डेजर्ट चीज़ जो शुरू किया गया वो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया है। अब राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से क्यों शुरू किया है, ये है क्या दोस्तों, ऑपरेशन रेड चीज़ जो है वो विदेशी जासूस जो भारत में राजस्थान में आ जाते हैं उनको चेस करने के लिए। चूँकि राजस्थान की सीमा लगती है दोस्तों पाकिस्तान से, जो कि हमारा पड़ोसी है, और वो डेजर्ट के रास्ते वहाँ भारत में घुसपैठ करते हैं। और उन्हीं को खोजबीन करने के लिए, उन्हीं को पता लगा के पकड़ने के लिए दोस्तों ऑपरेशन डेजर्ट चीज़ शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो पूछा जाएगा, ऑपरेशन डेजर्ट चीज़ क्या है? तो विदेशी जासूसों को पकड़ने के लिए शुरू की गई योजना है, मुहिम है।
किस राज्य ने शुरू किया है? ये शुरू किया है राजस्थान ने। तो चलते हैं दोस्तों, बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का आखिरी कुछ सवाल है दोस्तों ये, हाल ही में किसे बेल्जियम में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है संतोष झा जी को। संतोष झा जी जो है वो बेल्जियम में हमारे अगले राजदूत होंगे। वो किसकी जगह गए होंगे दोस्तों? इसके पहले जो वहाँ के राजदूत थे वो गायत्री ईश्वर कुमार थे, गायत्री ईश्वर कुमार थे। इनकी जगह संतोष झा जी को बेल्जियम में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। ये 1993 बैच के जो है दोस्तों 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। अब ये बेल्जियम में भारत के नए राजदूत होंगे। तो दोस्तों आज था ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, जो कि आज पूरे दिन के क्वेश्चंस की पूरे दिन के जो सबसे इंपॉर्टेंट करने के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए थे दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों प्लीज़ हमारे इस चैनल पर लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियोज़ आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे विजिट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। तो दोस्तों जिन दोस्तों ने पहले से किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ, कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।